वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपनी जो है हाइपरटेंशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हाइपरटेंशन जो है हमारी, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आजकल जो हमारे क्लिनिक के अंदर हमारे जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वो हमारे होते हैं हाइपरटेंसिव। तो पेशेंट की काज फाइंड करना और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है, इस वजह से हमारी ये वाली जो वीडियो है ये हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बाकी फर्स्ट एड के अंदर हमारा बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी सारा मतलब जो है ना आपने ऐसे करना है, कोई पेज वगैरह लेके उसके ऊपर आपने साथ साथ नोट करते रहना है। अच्छा, सबसे पहले हम अपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव कब कहते हैं? हमारा जो है ना नॉर्मल, अब हाइपरटेंशन होती है हमारी क्या है, हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है इसका बढ़ जाना किससे, 120 से। हमारा सिस्टोलिक है ना ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इन दोनों की जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, आपने जो रेफरेंस लेनी है वो 120/80 है। अब 120 से ज़्यादा है तो आपका पेशेंट मतलब आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव है। अब उसके आगे स्टेजेस हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी के लिए आपने बस ये याद रख लेना कि आपका जो नॉर्मल बीपी है ना वो आपका 120/80 है। और उसके अलावा अगर पेशेंट का आप मतलब आपके पास पेशेंट क्लिनिक में आया और आपने पेशेंट का बीपी चेक किया, तो वो अगर +5 या फिर -5, +5 तक अगर डिफरेंस आ जाए, +5 तक, तो वो हमारा जो है ना पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव नहीं है। मतलब ये 120 है ना, अगर 125 तक आ जाए पेशेंट का और नीचे से 85 तक आ जाए तो हमारा पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हाइपरटेंशन होती है ना, इसको हम कहते हैं लैब कोट हाइपरटेंशन या फिर वाइट कोट हाइपरटेंशन, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि मतलब पेशेंट जो है ना जब देखता है डॉक्टर को, उसके बाद क्लिनिक का इन्वायरमेंट वगैरह देखता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट जो है थोड़ा सा ना मतलब हाइपरटेंसिव हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन। और ये मतलब ना थोड़ी देर मतलब जब आप पेशेंट वहाँ पे आपका थोड़ी देर रहेगा तो ये पेशेंट जो है ना उसका हाइपरटेंशन जो उसकी ये +5 हुई ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया इसके अंदर। बाकी आपकी जो है ना, आपने क्या करना है पेशेंट का, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया और उसका बीपी है 140/90, अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे नहीं कर देना कि फौरी पेशेंट जो है उसको आपने मतलब देखा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आपने उसको हाइपरटेंसिव कर देना है। ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, पेशेंट जो आपके पास आएगा उसकी आपने 7 डेज़ रीडिंग लेनी है। मतलब क्या करना है, डे एंड नाइट जो है ना 7 दिन की आपने रीडिंग लेनी है। और उसमें फिर आपने देखना है कि पेशेंट जो है अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आ रहा है हाइपरटेंसिव, तो फिर आपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव कहना है। उसके अलावा मतलब ये भी हो सकता है कि बाद का स्ट्रेस की वजह से उसका बीपी बढ़ गया हो या फिर इसकी वजह से, तो आपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव नहीं कहना जब तक आपके पास 7 डेज़ रीडिंग ना हो और उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका हाइपरटेंसिव ना हो। तो ये वाला सारा इसमें था। बाकी जो आपकी हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन आपकी है 2 टाइप की, एक है आपकी प्राइमरी और दूसरी है आपकी सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी में ना जब आपकी एक हाइपरटेंशन जो है उसकी आपकी मतलब नो आइडेंटिफाइबल काज आपकी जो है, मतलब पेशेंट का आपको कोई पता नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है तो क्यों है। तो जब ये वाली सीन होगा ना इसके अंदर, तो वो आपका हो जाएगा पेशेंट हाइपरटेंसिव, कौन सा, प्राइमरी। अब क्या हुआ इसमें, क्या इडियोपैथिक काज होगी, आपको काज का नहीं पता होगा, एग्जैक्ट काज आपको नहीं पता। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पेशेंट आपके पास क्लिनिक के अंदर आते हैं उनमें 95% ऑफ द जो पेशेंट होते हैं ना वो आपके होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन में। आपकी आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होती इसके अंदर, इडियोपैथिक होते हैं। और अगर सेकेंडरी की बात की जाए तो सेकेंडरी में मतलब आपकी जो है ना एक डेफिनेटिव कॉज आ जाएगी, वो हम आगे सारी देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। और उसके बाद ये जो है आपकी मतलब 5 है, 5% बच की, तो तकरीबन 5% या 10% तक जो है ना आपके पेशेंट वो सेकेंडरी हाइपरटेंसिव होते हैं। तो बाकी अगर आप पेशेंट का मतलब क्या कहते हैं 7 डेज़ जो आप रीडिंग ले रहे हैं पेशेंट की, उसमें जब आप देखते हैं और पेशेंट जो है आपका 135/85% मतलब 85 जो है इससे ज़्यादा का हो, इससे ज़्यादा का हो, तो फिर आपने होम एम्बुलेटरी बीपी में उसको आपने चेक करने के बाद आपने कहना है कि ये पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव है। तो ये वाला सारा इसमें। बाकी अब अगर मतलब हाइपरटेंशन की स्टेजेस की बात की जाए तो ये हमारा हो गया सिस्टोलिक और ये हो गया हमारा डायस्टोलिक। अब जो हमारी पहली स्टेज बन रही है ना, उसमें क्या है आपका, अगर सिस्टोलिक है आपका 120 से 129 तक और डायस्टोलिक आपका 80 तक है या 80 से थोड़ा सा ऊपर है, तो पेशेंट जो है आपका वो क्या होगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का होगा। मतलब हाइपरटेंसिव नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसका ना बीपी मतलब वो बढ़ा हुआ है। हाइपरटेंसिव आपने नहीं कह देना इस पेशेंट को। अब उसके बाद अगर बात की जाए, आपका पेशेंट जो है मतलब हाइपरटेंशन की स्टेज 1 वो कौन सी होगी आपकी, उसमें क्या है आपका, अगर ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 130 से 139 हो जाए और उसके बाद डायस्टोलिक जो है आपका 80 से 89 हो जाए, तो आपका पेशेंट जो है वो आपका हाइपरटेंशन 1 में है। और उसके बाद
हाइपरटेंशन 2 में मतलब क्या कहेंगे, मतलब स्टेज 2 इसकी जो है उसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका सिस्टोलिक जो है वो 140 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक जो है आपका वो 89 तक था ऊपर, ये 1 के अंदर 90 से ऊपर हो जाए, तो ये आपकी होगी हाइपरटेंशन 2। और उसके बाद इसमें ना 2-3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक हमारी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये हमारी इमरजेंसी है, इमरजेंसी। और उसके अलावा अर्जेंसी, अर्जेंसी। और उसके बाद एक हमारा होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है ना अर्जेंसी, इसमें क्या है, अगर आपका बीपी जो है 180 प्लस है और इधर से आपका 120 प्लस है डायस्टोलिक आपका, तो मतलब आपका पेशेंट तो है हाइपरटेंसिव, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अगर उसके अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके इन्वॉल्व नहीं हुए, मतलब कि आपकी ब्लड विजन नहीं हुई, आपकी आइज़ वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुई, उसके अलावा मतलब और इस तरह की कोई काज नहीं आपको नज़र आ रही, लाइक आपका जो है मेंटल स्टेटस वो आपका ठीक है और उसके बाद ब्लड विजन वगैरह है, मतलब जब तक ये सीन नहीं है ना, आपका कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तब तक आपका पेशेंट क्या है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में है। लेकिन जब आपको ब्लड विजन आनी शुरू हो गई, आपका मेंटल स्टेटस जो है पेशेंट का वो चेंज होना शुरू हो गया, सीवियर हेडेक होनी शुरू हो गई, तब आपका पेशेंट जो है वो आपका चला जाएगा इनटू हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। उसमें क्या होगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। तो अगर जब तक आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो है अर्जेंसी में, और जब इन्वॉल्व हो आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तब आपकी हो जाएगी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, वही आपका जो मतलब ये ब्लड प्रेशर जो है ना 180/120 से जब तक बढ़ा हुआ है, ये आपका है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें आ गए ये 2 टाइप आ गए, अर्जेंसी और इमरजेंसी। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है ना इसकी ये मतलब हमने क्लासिफिकेशन की है, ये आपको मतलब समझ आ गई होगी। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पे अब हमारे काजेज़ की। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखी हुई हैं, मतलब प्राइमरी जो है हमारी, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपकी कार्डिक आउटपुट और उसके बाद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, इसकी वजह से हो गई। और उसके अलावा बाकी जो हमारी है ये जो सेकेंडरी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी जो है प्राइमरी है और उसके बाद सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो है उसमें मतलब आपका जो है ना आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होगी। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्राइमरी है उसको आप कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। और उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी है उसमें आपके मतलब किडनीज़ के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट आ गई, या फिर आपके जो है ये आर्टरी जो है स्टीनोसिस होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत थोड़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम इनको सारों को जो है ना मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे। और उसके अलावा इमरजेंसी में ये इन्होंने बता दी, यहाँ पे आपकी जो है एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाए, आपकी इमरजेंसी हो गई। और अर्जेंसी में क्या है कि मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ लेकिन एंड ऑर्गन आपका डैमेज नहीं हुआ। बाकी अब यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे हम अपनी कॉजेज़ की, अच्छा प्राइमरी की तो मैंने पहले आपको बता दी, प्राइमरी की आपकी कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है। और जब बात करें हम अपनी, अब यहाँ पे मतलब जो कॉजेज़ है ना ये सारी हैं आपकी सेकेंडरी कॉजेज़। तो सेकेंडरी में ना ये सेकेंडरी कॉजेज़ आ गई। तो सबसे पहली जो हमारी कॉज है ना वो है हमारी रीनल कॉजेज़। रीनल कॉजेज़ में अब क्या हो गया, आपकी जो है मतलब किडनी की वजह से आपका पेशेंट जो है वो आपका हाइपरटेंसिव है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो जो भी चीज़ जो है ना आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिर उससे मतलब कम होने से पहले आपका बीपी को कम कर रही हैं, जो आपका जा रहा है किधर, आपकी किडनी की तरफ, तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हो जाएगा। तो आपका पेशेंट जो है वो मतलब आपकी जो किडनीज़ हैं वो आपका मतलब रिटेन करना शुरू कर देंगे। ये भी मैं अभी आपको मैकेनिज़्म समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लेंगे आपका क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हुआ तो किडनी क्या करेंगी, सोडियम और उसके बाद वाटर जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देंगी, तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये वाला इसमें। बाकी रीनल कॉजेज़ में क्या है कि आपकी कोई भी कॉज जो आपकी किडनीज़ को जो है ब्लड परफ्यूजन वो आपकी कम कर दे, वो आपकी मतलब ब्लड प्रेशर को आपके बढ़ा देगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉज है वो हमारी है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। अच्छा, अब स्टीनोसिस में क्या हुआ, आपकी जो है जो आर्टरीज जा रही है ना, ये हमारी मतलब ये हमारी आर्टरी है रीनल आर्टरी, और उसके बाद ये हमारी किडनी है। तो यहाँ से आपकी जो है स्टीनोज हो गई, मतलब आपकी जो है ना ये आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही है उसको वो मतलब ना वहाँ से नैरो हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो जो आपका ब्लड जा रहा है किडनी की तरफ वो आपका कम हो जाएगा। तो अब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपका हो गया कम। इसका यहाँ पे नीचे पूरा मैकेनिज़्म करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ब्लड प्रेशर आपका कम हुआ किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है, उसकी वजह से आपका हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो आपका कम हो गया। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ मतलब आपका जो किडनीज़ की तरफ ब्लड जा रहा है वो आपका कम हुआ।
तो अब हमारे ब्लड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा सोडियम होता है। तो सोडियम हमारा जो किडनीज़ की तरफ जा रहा है वो हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज सोडियम टू किडनी, या फिर नेफ्रॉन, हमारी किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका कम आया। उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, आपकी जो है मैक्यूला डेंसा होती है आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, वहाँ पे जो मैक्यूला डेंसा होती है ना, उसका क्या काम है, उसने सोडियम को सेंस करना होता है। तो अब क्या हो गया, सोडियम वहाँ पे आ रही है कम, अब मैक्यूला डेंसा ने क्या किया, वो जो हमारी डिक्रीज सोडियम थी उसको सेंस किया। अब क्या होगा, इसने अब क्या करना है, इसने अब सिग्नल भेजना है जेजी अपरेटस को। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं आपके वो कहाँ पे होते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स पे, तो वहाँ पे अब इसने भेज दिया। तो अब उसका क्या काम है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो आपके रिलीज़ करते हैं रेनिन को। अब रेनिन जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब ये वाला जो हमारा सारा सिस्टम जो मतलब ये चल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब आपका अब रेनिन तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, इसके बाद हमने एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करना है, उसके बाद एल्डोस्टेरोन, और उसके बाद ये मतलब सारा जो है आपका विशेष साइकिल चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपकी रेनिन प्रोड्यूस हुई, आपके किसने प्रोड्यूस की, आपके जेजी अपरेटस ने, और वो कहाँ पे होता है, आपके एफरेंट आर्टरियोल्स पे। अब रेनिन आ गई, रेनिन का अब क्या काम है, आपके ब्लड के अंदर ना सर्कुलेट कर रहा होता है एंजियोटेंसिन, जो एंजियोटेंसिनोजिन। तो अब ये आपका कहाँ से आ रहा होता है, ये आपका आ रहा होता है लीवर की तरफ से। लीवर आपका जो है प्रोटीन वगैरह आपको सिंथेसिस कर रहा होता है, तो ये अब ब्लड के अंदर आ जाता है एंजियोटेंसिनोजिन। अब रेनिन का क्या काम है, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करना इनटू एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब ये काम किसका है, आपके रेनिन का। रेनिन ने आपके कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजिन को आपके एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये आपका कन्वर्ट होता है, ये आपके लंग्स की तरफ गया, और वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और ये आपका कौन कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम होता है, एस, ये आपके लंग्स में होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके अब आगे मतलब जो है ना काम है, वो क्या करता है, जब आपका एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो जाता है ना आपके ब्लड के अंदर, तो ये एक तो आपकी जो है ना ये ब्लड वेसल्स जो हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स। और उसके बाद इसका एक और काम है, वो ये है कि ये आपके एल्डोस्टेरोन जो है उसको रिलीज़ करवाता है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जो है ये आपकी जाएगी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, और ये वाला सारा मतलब जो है ना मैकेनिज्म ये हमारा मतलब किडनीज़ में है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जो आपने याद रखना है ना, अब आपके आया एल्डोस्टेरोन आया। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये आपके वहाँ पे मतलब चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, ये सोडियम की रिटेंशन करवाना शुरू कर देता है। तो सोडियम जो है आपकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई, मतलब आपको किडनी को लगेगा कि ब्लड ही बॉडी के अंदर कम है, सोडियम इसने बढ़ा दी। अब सोडियम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेयर एवर योर सोडियम गोज़ वाटर फॉलोज, मतलब जिधर सोडियम ने जाना है ना आपके पानी ने इसके पीछे पीछे भागते रहना है। अब सोडियम ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ये है कि आपका वाटर आपका ज़्यादा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी सोडियम आप ले रहे होते हैं ना, तो आपकी किडनीज जो हैं ये आपकी पोटाशियम को बाहर निकालते रहती हैं, पोटाशियम भी आपकी जाती रहती है साथ साथ, मतलब यहाँ पे आपकी डिक्रीज पोटाशियम हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जो है ना किडनीज ये आपके हाइड्रोजन आइंस जो हैं इनको भी बाहर सिक्रीट करती रहती है। तो ये वाला भी आपने याद रखना, आगे हम कॉजेज़ में देखेंगे जब उनको हमने मतलब डिफ्रेंशिएट करना है कॉजेज़ में, तब हमें मतलब पता चलेगा। तो अभी आपका क्या हो गया, वाटर आपका ज़्यादा हो गया बॉडी में, उसकी वजह से अब क्या हुआ, आपका ब्लड वॉल्यूम आपका जो है वो बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब ये है कि आपका अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बाकी अब इस सिस्टम में ये वाला जो हमारा रास सिस्टम है इसमें अब ड्रग्स हमारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी जो है रेनिन जो है इसको एक इनहिबिट करती है ड्रग, उसका नाम क्या है, एलिस्किरिन। वो क्या करती है, आपकी रेनिन को इनहिबिट करती है, मतलब रेनिन ही रिलीज़ नहीं होगी, रेनिन को आपको इनहिबिट कर देगी। तो अब क्या होगा, आपके आगे आगे मतलब एंजियोटेंसिन 1 आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वजह से फिर आगे ये आपके ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अब फॉर एग्जांपल हमारा रेनिन जो है इसने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब इसके बाद हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एस, मतलब ये जो हमारा है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम, ये आपको कन्वर्ट कर रहा है इसको एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। आप ऐसे करें कि यहाँ पे आप कोई ड्रग दे दें जो क्या कर दे, आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम को इनहिबिट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस इनहिबिटर। तो वो आप देंगे पेशेंट को, तो ये यहाँ पे
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो इसके बाद अब क्या हुआ, आपके एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने एस इनहिबिटर भी नहीं दिया पेशेंट को, अब क्या हुआ, आपका एस ने आपके कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है ना, वो क्योंकि अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये आगे काम कर रहा है, तो आप ऐसे करें कि आप कोई पेशेंट को ऐसी मतलब ड्रग दे दें जो आपके एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर दे। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। अब ये क्या करती हैं, जो जो रिसेप्टर्स होते हैं एंजियोटेंसिन के, ये उनको जाके ब्लॉक कर देती हैं। तो ये क्या करेंगी, मतलब एल्डोस्टेरोन वगैरह, और उसके बाद ये जो आपकी कंस्ट्रिक्शन हो रही है इसको ये रोक देंगी। तो आपका जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन में नहीं जाएगा। बाकी अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ड्रग्स जो हैं, एस इनहिबिटर आपकी कौन सी है, उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आपके कौन कौन से हैं। तो इसके लिए ना आपने एक नमूनिक याद रखना है, एसिप्रिल्स। एसिप्रिल्स, तो ऐसी ड्रग्स जिनके एंड पे प्रिल्स आएगा वो आपकी कौन सी हैं, एस इनहिबिटर हैं। और इसमें अब क्या आ जाएगी आपकी, सबसे पहले मतलब मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक के अंदर, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, उसके बाद एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। तो सारी प्रिल्स जो है ना, लिसिनोप्रिल्स, तो सारी ये प्रिल्स जो हैं ये आपकी कौन सी हैं, एस इनहिबिटर्स हैं। इसके बाद अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात की जाए तो इसके लिए आपने याद रखना है ARBTNs, ARBTNs। तो सारी ड्रग्स जिनके एंड पे आपका क्या आ जाएगा, ये टन्स आ जाएगा, वो आपके सारी क्या हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। इसमें अब आपकी कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, मतलब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोसार्टन, 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 उसके बाद टेलमीसार्टन, इसके अलावा इर्बीसार्टन, जो भी मतलब है ना, इर्बीसार्टन, उसके बाद कैंडीसार्टन, वेलसार्टन, जो है सारी आपकी जिसके एंड पे टन्स आ जाएगा वो आपकी कौन सी हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। और इनका काम क्या है, ये आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इसकी वजह से आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो मतलब जाके अटैच नहीं होता, सोडियम आपकी नहीं बढ़ती और वाटर नहीं बढ़ती। उसके बाद एस इनहिबिटर्स की बात की जाए, ये क्या करती हैं, आपके एंजियोटेंसिन 1 को जो है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती। उसकी वजह से आपका जो है आगे एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज़ होती, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होती और आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। और उसके बाद रेनिन की अगर बात की जाए, रेनिन को इनहिबिट करती है हमारी एलिस्किरिन। तो अगर एलिस्किरिन वहाँ पे आप दे देते हैं पेशेंट को, तो उसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को वो रेनिन को जाके इनहिबिट करेंगी। अब रेनिन जो है उसका काम था एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करना एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका जो पेशेंट है वो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा नहीं। तो ये सारा था इसमें। बाकी ये आपने याद रखना है कि आपका जो ये वाला मैकेनिज़्म है ना, ये आपकी बॉडी जो स्टार्ट कर रही है ना, बॉडी को यूँ है कि मतलब बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है। अब बॉडी को तो नहीं ना पता कि पीछे आपकी आर्टरी जो है ये स्टिनोज हो गई है, इसकी वजह से आपका ये मतलब ब्लड प्रेशर आपका इधर कम आ रहा है। तो वो बॉडी ने ये क्या किया है, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म अपना स्टार्ट किया है ताकि आपके ब्लड प्रेशर को दोबारा से मतलब ना नॉर्मल रेंज में ले जाया जाए। बाकी काजेज़ में आ गया ये, मतलब हमारा मैंने जो आपको पहले बताया, ये आपकी रीनल आर्टरी स्टिनोज हो गई। ये हम मतलब यहाँ पे अब नहीं कर रहे हैं सेकेंडरी काजेज़ को। तो सेकेंडरी काजेज़ में सबसे पहली आपकी कौन सी होगी, रीनल आर्टरी स्टिनोसिस, स्टिनोसिस। अब इसके अलावा और हमने एक मतलब जो हमारी लास्ट डिजीज़ पड़ी है उसमें क्या था कि हमारा जो है एओर्टा जो है हमारा वो कोआक्टेशन हो जाती है उसकी। अब उसमें क्या होता है, ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका है एओर्टा, एओर्टा में अब यहाँ पे ब्रांचेस जा रही हैं ऊपर, तो उसके बाद कोआक्टेशन हो गई, यहाँ पे कहीं पे हो गई। तो अब क्या हुआ, आपका नीचे वाली जो बॉडी है, नीचे वाला पार्ट जो है उसमें ब्लड ही कम जा रहा है। तो जब ब्लड ही कम जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रीनल आर्टरी है उसमें ब्लड कम जाएगा, तो आपका पेशेंट जो है वो दोबारा से ये वाला सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। तो आपकी कौन सी दूसरी काज आ गई, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। इसमें भी आपका ब्लड परफ्यूजन कम हो जाएगी, आपका GFR कम हो जाएगा, आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी सारा वही वाला। तो उसके बाद अब मतलब तीसरी काज देखते हैं, वो हमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये जो है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपकी मतलब ये क्या, आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है किडनी की। तो किडनी जब इन्फ्लेम हो गई, अब क्या हो जाएगा, उसकी तरफ ब्लड ही कम आ रहा होगा, GFR उसका कम हो रहा होगा, तो आपकी किडनी दोबारा से वही मतलब सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे और पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो 3 काजेज़ हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए हम अपनी एड्रीनल ग्लैंड की, तो एड्रीनल ग्लैंड को करने से पहले ना मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना एक उसका ओवरव्यू देता हूँ। तो उसमें ना ये है कि आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनर आपका मेडुला, और आउटर जो होते हैं ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो है उसकी 3 पार्ट्स होते हैं।
और ये आपका हो गया तीसरा पार्ट। अब इसमें आपने क्या याद रखना है, आपका जो मेडुला है ना, मेडुला आपका रिलीज़ करता है कौन सा, एपिनेफ्रीन और उसके बाद नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपी। और उसके बाद जो है आपकी जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के आगे 3 मतलब लेयर्स हैं। अब इसको आपने कैसे याद रखना है, इसके लिए आपने ना वही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसका आपने निमोनिक इसमें याद रखना है, GFR। तो सबसे आउटर जो लेयर है वो आपकी है ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद ये जी से क्या हुआ आपका ग्लोमेरुलोसा, एफ से आपका हो गया फेसिकुलाटा और आर से आपका हो गया रेटिनाक्युलरिस, रेटिनाक्युलरिस। तो ये आपकी हो गई 3 लेयर्स किसकी, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब आपने इसमें ये याद रखना कि आपकी ये लेयर्स जो हैं ये आपकी स्क्रीट क्या करती हैं, मतलब प्रोड्यूस क्या कर रही होती हैं आपकी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है ग्लोमेरुलोसा जो है आपकी ये आपकी प्रोड्यूस करती है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। उसके बाद फेसिकुलाटा जो है ये आपकी रिलीज़ करती है कॉर्टिसोल्स। और उसके बाद ये जो रेटिनाक्युलरिस है ये आपकी एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजेंस। अच्छा, ये अब सारा बताने की क्या वजह, मतलब अब यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलोसा जो है इसमें क्या हुआ, आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, मतलब कोई भी ऐसी अब नॉर्मेलिटी आ गई बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसा ट्यूमर आ गया जिसकी वजह से आपकी जो है ग्लोमेरुलोसा जो है ये आपकी मतलब ज़्यादा का ओवर एक्टिव हो गई, ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया इसने। तो ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, एल्डोस्टेरोन से सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगी और आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन का कैंसर हो गया। उसके बाद हमारा ये कॉर्टिसोल वगैरह, तो ये सारा मतलब ना डिफरेंट डिफरेंट अब करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, क्रोमोसाइटोमा। अब ये क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, आपने सिंपल याद रखना है, आपके एड्रीनल मेडुला जो है ना, मेडुला उसका कैंसर, मतलब ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला। अब आपके एड्रीनल मेडुला जो है वो आपका वहाँ पे मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो गया है, आपकी एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, आपके मतलब सिंपैथेटिक ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो ये हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा में। बाकी एक और इसके अंदर कैंसर जो है वो हमारा है कौन सा, ये हमारी कौन सी कॉज बनती है, 4th, ये हमारी 5th थी, ये हमारी 6th आ गई। अब इसमें आपने याद रखना है कॉन सिंड्रोम। अब कॉन सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम आपने बस सिंपल सा याद रखना, आपकी ग्लोमेरुलोसा जो है, ग्लोमेरुलोसा उसका ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ ग्लोमेरुलोसा। अब ग्लोमेरुलोसा का क्या काम है, उसने प्रोड्यूस करना है एरुलोसा, उसने प्रोड्यूस करना है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन ही बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, तो अब क्या हो जाएगा, आपकी सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, वही वाला दोबारा से आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, मतलब आपके वहाँ से आपकी एल्डोस्टेरोन इसमें अंदर ज़्यादा बड़ी हुई है ना, तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुई, आपका ये सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हुई, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और उसके बाद हमारा है ये ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, तो ये 7th कॉज होगी, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका पिट्यूटरी जो है ना वो हमें पता है बहुत सारे हमारे हार्मोन्स वगैरह स्क्रीट कर रहा है, उनमें अब आपने याद रखना है कि जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है ना वहाँ से आपका रिलीज़ हो रहा होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। अब इसका क्या काम होता है, ACTH आपका आता है एड्रीनल फेसिकुलाटा पे, एड्रीनल फेसिकुलाटा पे आया। अब एड्रीनल फेसिकुलाटा पे आके इसने आपके कार्टिसोल्स जो हैं वो आपने मतलब वहाँ से प्रोड्यूस हुए आपके कार्टिसोल्स। अब कार्टिसोल्स जो हैं ये आपके अटैच हो जाएंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के साथ। अब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के साथ अटैच हुए, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर क्या करते हैं आपके, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी ब्लड वेसल जो है उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करेंगे आपके ब्लड वेसल्स, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब अगर आपका कोई भी ट्यूमर आ गया किसका, पिट्यूटरी का, उसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो आपका हाइपरटेंसिव हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका ये जो आपका कॉर्टिसोल्स हैं ये आपके ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपका क्या है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव हो रहा है। अब इसके अलावा अगर आप बाहर से मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं, एक्सोजीनस स्टेरॉइड लेते हैं, उसमें भी यही काम हो जाएगा, वो क्या कर देंगी आपका अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर देंगी। 8वीं कॉज होगी हमारी एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स। अब पेशेंट बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है तो वही फिर मतलब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है आपके वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड जो है आपकी
ब्लड वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो आपके स्टीरॉयड्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके बॉडी वेट जो है उसको बढ़ा देते हैं। तो बॉडी वेट के बढ़ने की वजह से भी आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद अब मतलब आप कोई पेशेंट जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स ले रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है ये बॉडी वेट बढ़ जाएगा ग्रोथ हार्मोन्स लेने की वजह से। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका बॉडी वेट बढ़ा, आपका पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव हो जाएगा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट काजेज हैं इसके अंदर, वो ये है आपकी, एक तो हो गई कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या होता है, आपका जो है ना एड्रीनल ग्लैंड, उसमें आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ना एंजाइम है, ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये आपका हाइड्रोक्सिलेज ये आपका डेफिशिएंट हो जाता है। अब आपका ये कम हुआ एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में, मतलब आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का कम हुआ। अब इसका क्या काम होता है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये आपका कन्वर्ट करता है जो आपका मतलब ऊपर से है ना कोलेस्ट्रॉल, उसको कॉर्टिसोल्स में, और कॉर्टिसोल और उसके बाद एंड्रोजन्स में। अब इसमें क्या हुआ, आपका ये पेशेंट है मतलब उसके अंदर एस्ट्रोजन है आपकी जो मतलब जो आपकी आ रही है एड्रिनल ग्लैंड्स की तरफ, उसमें अगर ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का काम है उसको कन्वर्ट करना इनटू कॉर्टिसोल्स एंड एंड्रोजन्स। अब ये ही बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो गया, तो इसका क्या मतलब है, आपकी सारी की सारी जो है जो आपकी आ रही है ये कोलेस्ट्रॉल, वो आपकी सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है इनटू किसके अंदर, हमारे एल्डोस्टेरोन में। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हो जाएगा इसके अंदर, किसकी वजह से, हमारी क्योंकि सारी की सारी जो है ये कोलेस्ट्रॉल वो आपकी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, एल्डोस्टेरोन के अंदर। तो फिर पेशेंट आपका वही एल्डोस्टेरोन बढ़ गया, तो वही मतलब एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, सोडियम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारी जो इसके अंदर लास्ट कॉज है वो हमारी कौन सी है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसके अलावा भी हैं लेकिन यहाँ पे मतलब ये काफ़ी काजेज़ ही हमारी ज़्यादा हो रही हैं। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में अब क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, हाइपर पैराथायरॉयड, ये मैंने थायरॉयडिज्म लिख दिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो इसमें अब क्या होगा, आपकी जो है कैल्शियम बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई। अब जो कैल्शियम जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है, आपकी कैल्शियम को बढ़ाना। अब कैल्शियम ज़्यादा हुई, कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से आपकी सर्कुलेटरी जो है कैल्शियम वो ज़्यादा हुई। अब ये कैल्शियम जो है ये आपकी वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, उनके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, आपकी वेसल्स को थिक करना शुरू कर देगी। अब ये क्या करेगी, आपकी वेसल्स को थिक करेगी, आपकी जो वेसल्स हैं वो मतलब ये थिक हुई, ल्यूमेन कम हुआ, तो वही बात दोबारा से मतलब कंस्ट्रिक्शन वाली बात हो गई कि मतलब आपकी ल्यूमेन कम हुआ इसमें और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। तो ये सारा था, हमारी किसके अंदर, ये हमारी हाइपरटेंशन जो है इसके कॉजेज़ में क्या क्या आ जाती हैं। तो आपने बस ये याद रखना है ये वाली इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहले आपकी प्राइमरी जो है वो तो है आपकी इडियोपैथिक। उसके अलावा ये जो कॉजेज़ हमने सारी देखी हैं ये हमारी किसकी हैं, सेकेंडरी कॉजेज़ पे हैं। अब फर्स्ट एड पे ये नहीं लिखा हुआ सारा, ये आपका लिखा हुआ है CK2 पे। CK2 में भी उन्होंने यहाँ आपकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि आपकी डिजीज़ कॉज कर रही है हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया ये आपका इसने किस तरह से किया और इसका क्या मैकेनिज़्म था। तो इस डिज़ीज़ में यही है, इसमें मतलब हमने इस वीडियो में अपनी जो है कॉजेज़ क्लियर कर ली। बाकी अगली वीडियो में हम अपने देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस और उसके बाद पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।